हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में, जो कि 87,000 परमानेंट टीचर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। और इसमें हम बात करने वाले हैं कि स्पेशल एजुकेटर की कितनी वैकेंसीज आई हैं, और साथ ही साथ जो जर्नल टीचर की वैकेंसीज आई हैं उसमें भी जिन्होंने डिप्लोमा या बीएड किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, तो वो भी एलिजिबल हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से आया है और इसके अलावा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है इन्होंने, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या होगी आपकी, और जो वैकेंसीज हैं उसमें कितनी कितनी पोस्ट हैं आपकी सब्जेक्ट वाइज या स्पेशल एजुकेटर की। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये आया है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। और हम आज अपने इस वीडियो में साथ के साथ ये भी बात करेंगे कि जो बीएस टेट था, बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो कब तक होगा और उसके लिए जो हमने प्लानिंग की है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे अब। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे बताया गया कि जो शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय जो 1st to 5th है, मध्य विद्यालय जो 6th to 8th है, और माध्यमिक जो 9th-10th है, और विशेष विद्यालय अध्यापक 9th-10th। आप देख सकते हो विशेष विद्यालय अध्यापक 9th-10th की भी वैकेंसीज है इसमें। और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो 11th-12th है के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्तित जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तो यहाँ जो इन्होंने ये वेबसाइट मेंशन की है, तो यहाँ पे आपको ये पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इन्होंने जो भी आरक्षण अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उसके आधार पे भी यहाँ पे बताया है। और इन्होंने बताया कि जैसे काफ़ी सारी वैकेंसीज है, लगभग 85,000 के। और तो इन्होंने बोला कि जो परीक्षा का संचालन है वो एक से अधिक चरणों में किया जाएगा। और इसके लिए जो भी ये विज्ञापन आया है, इसके लिए अगर आपने सीटेट या एसटेट किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटेट का भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया। वैसे सीटेट का रिजल्ट आने की उम्मीद है, जब तक फॉर्म फिल होंगे आपके तब तक आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। बट बात करें एसटेट की, तो एसटेट के फॉर्म अभी फिल हुए हैं, तो एसटेट का नहीं लगता कि जब तक फॉर्म फिल होंगे ये तो तब तक रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए एसटेट जिन्होंने पहले ही पास कर रखा है वो ही साथ ही सिर्फ एलिजिबल होंगे, उसके अलावा जिन्होंने अब फिल किया हुआ है वो एलिजिबल नहीं होंगे। और इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो अनिवार्य अर्हता है वो भारत का नागरिक हो, और जो भी एनसीटी द्वारा समय समय पर अध्यापक के लिए कोर्स करवाए जाते हैं तो वो आपके पास हो, और विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई के अनुरूप आपका अनुमान्य होना चाहिए जो अर्हता है। और जो टेट है, टेट भी आपने राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो भी टेट करवाया जाता है वो पास हो। तो इसके अलावा इन्होंने बताया कि 1st to 5th के लिए सी टेट पेपर 1 या बी टेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हो आपने, 6th to 8th के लिए सी टेट पेपर 2 बी टेट पेपर 2 किया हो, 9th-10th के लिए और आपने यहाँ पे बताया इन्होंने एसटेट पेपर 1 मांगा, और जो विशेष विद्यालय अध्यापक है 9th-10th के उसके लिए भी एसटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हो आपने। इसके अलावा अगर हम देखें 11th-12th के लिए, तो 11th-12th के लिए इन्होंने बोला एसटेट पेपर 2 होना चाहिए आपके पास। और इन्होंने उनको छूट दी है जो 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं, तो वो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी, तो उनके लिए ये अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपके पास। 1st to 5th के पास आप देख रहे हो कि आपने उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th किया हो और साथ में आपने डिप्लोमा किया हो,
और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे, आप लास्ट में देख सकते हो इन्होंने लिखा है कि जो आपने डिप्लोमा किया है वो आपका विशेष शिक्षा में है तो भी आप एलिजिबल हैं। इन्होंने लिखा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th किया हो आपने तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। तो अगर आपके पास विशेष शिक्षा में डिप्लोमा तो भी आप एलिजिबल हैं पीआरटी जर्नल के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने 6 to 8 का बताया है। यहाँ पे एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है आपको, इन्होंने बोला कि जिन्होंने NIOS से 18 महीने का DLED किया है तो वो मान्य नहीं है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम बात करें 6 to 8 की, तो इसमें भी इन्होंने बोला कि आपके पास जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ BEd किया हो आपने। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ कि अगर आपका BEd स्पेशल एजुकेशन में है, विशेष शिक्षा में है, जैसा कि आप देख रहे हो न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा। यहाँ 1 वर्षीय का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 वर्षीय किया है तो ही आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 2 ईयर का भी BEd किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो इसको ऐसा ना माने कि 1 ईयर वाला ही BEd चलेगा, आपका 2 ईयर वाला भी BEd अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हो PRT TGT में भी आप एलिजिबल हो। और आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन बताए गए हैं आगे कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए, तो उस चीज़ को ज़रूर एक बार देख लें। और फिर इन्होंने जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा किए हुए हैं मतलब विशेष शिक्षा में या BEd किया हुआ विशेष शिक्षा में, उनको के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। तो आप देख सकते हो जो 6 मंथ का कोर्स होता है, तो अगर आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता है और आप टीचर बन जाते हैं तो आपको ये 6 मंथ का कोर्स करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो वहाँ पे उसके बाद भी इसको कर सकते हो। और इन्होंने बोला कि जब ये आप 6 माह का कोर्स करोगे तो आपको सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा, मतलब आपका वेतन भी दिया जाएगा आपको साथ के साथ और छुट्टी भी दी जाएगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो 9 to 10th में जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज आई हैं तो उसके लिए आपके पास BEd होना चाहिए और ग्रेजुएशन की हो आपने और साथ में एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हो। इसके अलावा आप शारीरिक शिक्षा विषय में देख सकते हो वैकेंसीज आई हुई हैं, तो इसके लिए आपके पास शारीरिक शिक्षा में डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा संगीत में आई हुई है जो 9-10th के लिए है, ललित कला विषय में आई हुई है, नृत्य विषय में आई हुई है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इन्होंने बताया कि कक्षा 9-10th तक के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, तो आपने स्नातक किया हो 50% मार्क्स के साथ, साथ में BEd किया हो आपने भारतीय पुनर्वास परिषद से, और आपके पास जो वैध CRR नंबर होना चाहिए। और अगर आपने BEd सामान्य किया है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, और अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 महीने का अध्यापन प्रशिक्षण होना चाहिए। यह आप बाद में भी कर सकते हो जब आप सेलेक्ट हो जाओगे। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन बताए हैं कि गणित में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, भाषा से संबंधित विषय, तो ये आप देख लीजिएगा अपने अनुसार, जो भी आप सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं तो उनको देख लीजिएगा एक बार। इस PDF को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन लिखे हुए हैं कि जो भी पोस्ट हैं सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो अगर आपके PG में यह सब्जेक्ट है तो आप उस सब्जेक्ट के लिए पोस्ट फिल कर सकते हैं।
यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए शैक्षणिक योग्यता, तो ये कंप्यूटर विज्ञान के लिए है। और इसमें इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास बीएड नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद संगीत विषय के लिए है, और इन्होंने बोला है कि जो कक्षा 11-12 है वाणिज्य संकाय विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा के संबंध में, तो वाणिज्य संकाय में 3 विषय क्रमशः ईपीएस, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी में नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु वाणिज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त 3 विषयों में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो आप एक ही विषय में आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ और जो जर्नल डिटेल हैं वो बोली हैं, तो आप इनको देख लेना एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हो, शिक्षक प्रशिक्षण में किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो इन्होंने बोला कि कहीं पे भी अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी विवाद होता है, तो एनसीटी के परामर्श से विभाग का अंतिम निर्णय होगा। आयु सीमा देख लेते हैं एक बार। तो आयु सीमा इन्होंने बोली है कि जो कट ऑफ तिथि है आपकी, तो 1/8/2023 उससे काउंट होगी न्यूनतम और जो अधिकतम आयु सीमा आपकी। तो 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए इन्होंने बोला है कि 18 वर्ष जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है, और 9 से 10 और 11 से 12 इनके लिए इन्होंने न्यूनतम आयु बोला है 21 वर्ष है। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो अनारक्षित हैं तो वो 37 वर्ष हैं जो पुरुष, और जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके पुरुष एवं महिलाओं की 40 वर्ष है। और सेवानिवृत्ति की आयु इन्होंने बताई है जो रिटायरमेंट की वो 60 वर्ष है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आयु सीमा अपने अकॉर्डिंग जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट भी दी है इन्होंने, जो भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स है तो उनके आधार पे इन्होंने छूट दी है। यहाँ पे चयन की प्रक्रिया बताई है इन्होंने, लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा में आप देख सकते हो ये इन्होंने सिलेबस मेंशन किया है। आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म फिल करोगे तो उसके आधार पे आप अपना सिलेबस देख सकते हो। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था पिछले पीडीएफ में, जब पिछली बार रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था, तो सेम ही सिलेबस है। और इन्होंने बोला कि जो भाग 1 है भाषा वाला वो क्वालिफाई होगा, और एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे आपके पास, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसके अलावा साक्षात्कार नहीं होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपको पेपर में पास होना। अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपका सीधा सिलेक्शन होगा, आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और यहाँ पे जो मेन बात है वो देखते हैं कि इन्होंने बोला है जैसे बिहार में लगातार वैकेंसीज आ रही है, तो आपने अदर स्टेट में देखा होगा कि जहाँ पे आप कितनी बार ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई भी आप पे पाबंदी नहीं है। बट इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि आप अधिकतम 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकेंगे। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि आप 3 बार से ज़्यादा परीक्षा में भाग नहीं ले सकते। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना और अपना सीरियसली पढ़ाई करना और अच्छे से अपना पेपर देना, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ये नौबत ना आए। इसके अलावा वेबसाइट मेंशन की है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ देखनी हो, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और इन्होंने यहाँ पे कैटेगरी कोड बताए हैं, तो ये भी देख लेना, फॉर्म फिल करते हुए काम आएंगे। और इन्होंने बताया कि जो अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। तो अगर आपने आरसीआई में रजिस्ट्रेशन करवाया है और आपका जो रजिस्ट्रेशन की डेट पे आपने रिन्यूअल नहीं करवाया है, तो वो आपका आरसीआई का रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। आपका आरसीआई का रजिस्ट्रेशन रिन्यू होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा।
इसके अलावा ऑनलाइन आपको अपना डाटा अपडेट करना है और फॉर्म फिल करना है। तो ये उसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप कैसे कैसे अपना ऑनलाइन डाटा जो फॉर्म फिल करना है वो कैसे आप भर सकते हैं और उसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता है। तो इसको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इसमें मेनली वही चीज़ें हैं कि 10th की डीएमसी होनी चाहिए आपके पास, और जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है कंप्लीट की हुई आपने उन सभी की डीएमसीज होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो भी काम चल जाएगा, सिर्फ डीएमसी है। बट जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए। उसके अलावा फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप अगर पढ़ोगे तो सब चीज़ें समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर आप पेपर क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इन्होंने यहाँ पे फ़ीस बताई है कि फॉर्म फिल करने की फ़ीस जो सामान्य कैंडिडेट है उनके लिए 750 है, और जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 200 है, और जो दिव्यांग है उनके लिए भी 200 है। तो अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 ही है। ये यहाँ पे बताया गया कि आप कैसे कैसे फ़ीस पे कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने डेट बताई है कि जो रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि है वो 10/2/2024 से 23/2/2024 तक है, और विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान 25/2/2024 बताया इन्होंने। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/2 और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25/2 है। तो इसको आप ध्यान से देख लें और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दें। तो जो भी आपको डीएमसी वगैरह हैं वो आपको पीडीएफ बना के अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे अगर एसटेट का नंबर है उसका आपको यूनिक आईडी नंबर भरना है, सीटेट का नंबर है तो वो सीरियल नंबर भरना है। तो ये सब आप जब फॉर्म फिल करोगे तो तब समझ आ जाएंगी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन करें, तो एडिट भी कर सकते हो आप। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, इन सब चीज़ों की बहुत संभाल के रखना आपको। इसके अलावा ये सभी बेसिक जानकारी है तो आप पीडीएफ से खुद भी पढ़ सकते हैं। जो जो मेन डिटेल थी वो हमने आपको बता दी है। और अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आप सभी के डाउट ज़रूर क्लियर हों। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, जैसा कि हमने बताया था कि हम ट्विटर पर ज़रूर एक अभियान चला सकते हैं जिससे सरकार के ध्यान में आए कि हमारा पेपर भी बचा हुआ है और उसके ऊपर भी कोई संज्ञान लिया जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हमने मेल भी किया था, उसका भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। कॉल का तो कोई पिकअप ही नहीं कर रहा, और उसके अलावा आरटीआई का इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो अब अंतिम में एक ही हथियार बचता है कि हम ट्विटर पर ज़रूर आवाज़ उठाएं। और आज मैं शाम को इस मुद्दे पे ट्वीट करने भी वाला हूं। तो आप सभी साथियों से भी रिक्वेस्ट है कि आप उसको रीट्वीट भी करें और अपनी तरफ से भी आप ट्वीट करें, ताकि वो ट्वीट हाईलाइट हो और उस पर नज़र जाए सरकार की, तो तभी कुछ बात बन सकती है। अगर आप सभी चाहते हैं कि बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जल्दी से जल्दी हो तो आप सभी को सहयोग ज़रूर करना होगा और आपको सपोर्ट करना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।